ठीक है, तो डीपीपी नंबर A1, डीपीपी नंबर A1 को हम पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आसान सी डीपीपी थी, आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो इसमें जो फर्स्ट का आंसर है वो है A, सेकेंड का आंसर है A, थर्ड का आंसर है D, फोर्थ का आंसर है ABC, फिफ्थ का आंसर है D, सिक्स्थ का आंसर है A, सेवेंथ का आंसर है AB, एट्थ का आंसर है ABD, नाइन्थ का आंसर है, नाइन्थ सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये बताओ, और 10 भी सब्जेक्टिव है। पहला अभी डाउट ले लेते, ये इसके आंसर्स है, ये सभी किसके करेक्ट है, सारे के सारे। पहला कितने लोगों का सही, पहला तो वैसे बहुत आसान था। ठीक है, चलो डाउट ही ले लेते सीधा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ में देख लो आयुष क्या बोला गया, इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन a प्लस बी प्लस सी कैन नॉट बी जीरो। तो सही है ना, तुम खुद सोचो। अब ये a ऑड है, b ऑड है, c ऑड है, तो तीन ऑड नंबर्स का सम कितना आता है? चलो देखो, पहले ये ऑड, ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन, और ये फिर बाद में ये ऑड है। या तो सीधा डायरेक्टली तीन ऑड नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो वो ऑड ही आता है। तो इन तीनों का सम ऑड आ रहा है, तो ये कभी जीरो हो सकता है क्या? ये ऑड का है ना, ऑड का वो है, जीरो नहीं है, ये ऑड है। तो तीन नंबर्स का सम जो कि ऑड थे वो हमेशा ऑड आएगा, और ऑड नंबर जीरो थोड़ी हो सकता है। तो इसकी वजह से पहला स्टेटमेंट हुआ, पहला करेक्ट है। फिर उसके बाद ABCR ऑड इंटीजर्स, तो वो भी सही है। ऑड का स्क्वायर क्या होगा, जैसे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ऑड का स्क्वायर ऑड, ये ऑड का स्क्वायर ऑड, ये ऑड। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता है, तो इवन माइनस ऑड, तो ये ऑड ही आएगा। तो ये जीरो हो सकता है क्या? अगर ये ऑड आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा, तो ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि जीरो एक इवन नंबर होता है। तो इसकी वजह से ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहां पे हमें क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसमें वो देख लेना, सी ऑप्शन भी देख लेना। ठीक है, आ जाएगा, ये इसी तरीके से देखना है। फिर वहां एटलीस्ट वन इज इवन है, तो वो नहीं आ सकता है ना, किसमें? सर सी ऑप्शन, फोर्थ में Then सी at ऑप्शन। least one of ABC is even, given that A, B, C are integers। हाँ, तो क्यों नहीं आ सकता है, तुम खुद सोचो ना, वहां पे एटलीस्ट वन इज इवन। तो देख लो, सारी पॉसिबिलिटीज हम वेरीफाई करते हैं। अगर मान लो हमने ए बी को ऑड ले लिया, तो ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, तो ये कितना आ जाएगा, इवन। ठीक है, इवन। तो इसका इवन होना मस्ट है, मतलब सी इवन आ रहा है। फिर मान लो अगर हमने एक को ऑड और एक को इवन लिया, तो सम कितना आएगा, मतलब ए ऑड उसका स्क्वायर ऑड, बी इवन उसका स्क्वायर इवन, दोनों का सम ऑड। ठीक है,
तो ये सी स्क्वायर ऑड आ रहा है, इसका मतलब सी भी ऑड है, तो यहाँ पे भी देख लो एक नंबर तो इवन ही है, ठीक। और अगर हम दोनों को इवन लेते हैं तो इवन प्लस इवन इवन ही आएगा। तो इस तीनों, इसको देखो, ये तीन पॉसिबिलिटीज है इसमें, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज है, तो देख लो इसमें एटलीस्ट एक इवन आ ही रहा है। क्लियर है? सर सर लेकिन हम अगर ट्रिपलेट लेंगे तो वहाँ पे तो आता नहीं है। कौन सा ट्रिपलेट लोगे बताओ? सर अभी कौन से भी ट्रिपलेट लेंगे हमें तो वहाँ पे इवन का स्क्वायर प्लस इवन का स्क्वायर आता ही नहीं है। चलो ठीक है, वो हटाओ, चलो मान लो ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो आ रहा है ना हमेशा, तो इसको देखते हुए क्या है, एटलीस्ट एक तो इवन है, ऐसा स्टेटमेंट इसके लिए लिखना सही है ना। एटलीस्ट वन में क्या क्या होता है, कम से कम एक इवन रहे, तो कम से कम एक इवन में ये दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो सही है वो, ठीक है। यस सर। फिफ्थ, सिक्स, हाँ आता तो है, इवन प्लस इवन पॉसिबल है, सही है। 36 प्लस 64, चलिए मैंने भी बिना ये सोचे, ये 36 प्लस 64 इवन ही आता है ना, वो देख लो, तो पॉसिबल है ये भी, ठीक। यस सर। फिर उसके बाद फिर सिक्स, सेवेंथ, सेवेंथ में कौन सा ऑप्शन है तनीषा तुम्हारा? सेवेंथ में ए ऑप्शन, ठीक है। सेवेंथ में ऑप्शन में देख लो क्या बोला गया, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 इज प्राइम नंबर। तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था, कैसे करते हैं इसको, दो फैक्टर्स, n प्लस 4, n माइनस 1, ठीक है। जब भी कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हमें प्राइम नंबर बनाना है तो उसके दो फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें, दो फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ताकि हम यहाँ पे क्या दे सके, हाँ n माइनस 2। यहाँ पे हम अगर मान लो इसको हमने 1 दे दिया, तो ये क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 या दैट नंबर इटसेल्फ। तो अगर हमने एक को 1 दे दिया तो दूसरा प्राइम आना चाहिए, अगर मान लो ये प्राइम ले लिया तो ये 1 आना चाहिए, ये -1 तो ये माइनस प्राइम आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्राइम नंबर ही आएगा फिर भी प्रोडक्ट, और ये माइनस प्राइम -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली वाली पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं, जहां पे n प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 1 है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाता है, -3। लेकिन यहाँ पे n क्या बोला गया है, n नेचुरल नंबर बोला गया, तो ये तो चलो हटा ही दो, इसके बारे में आगे सोचना ही नहीं है, n निगेटिव आ रहा है, तो ये केस तो गई। अगली वाली केस जिसमें n-2 को हमने 1 लिया है, तो n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब आगे सोचेंगे उसके लिए n प्लस 4 कितना होना चाहिए, प्राइम। तो इफ n इज इक्वल टू 3, देन n प्लस 4 कितना आ जाता है, 7, एक प्राइम नंबर है, तो ये तो चल जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमने देखा, जब हमने इसको -1 लिया तब भी ये निगेटिव आ जाता है, तो ये गया। फिर हमने इसको ले लिया n-2 को -1, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये तो 5 आता है, लेकिन हमें ये क्या चाहिए था इस केस में, माइनस प्राइम चाहिए था, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी गया। तो बस एक क्या बचता है, n इज इक्वल टू 3। तो देख लो वो n की वैल्यू कैसी है, एक प्राइम नंबर ही आ रहा है ना n, 3, एंड रिलेटिवली प्राइम विद 10, मतलब 10 का और 3 का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। सेवेंथ हो गया, 8, ये हम सेट्स देखेंगे, ठीक है, सेट्स अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन ये बेसिक सी चीजें तो मेरे ख्याल से सेट्स की आती होगी सभी लोगों को, बेसिक बेसिक ही है ये, है ना? सर हाँ सर ये सेवन्थ एग्जाम्पल में हमने देखा तो जो उसके
n+4 और n-2 है, उन्हें हमने क्यों ऐसे कंसीडर किया कि 1 और प्राइम, बट वो n² + 2n-8 होल प्राइम है ना सर नंबर? तो ये बताओ, इसको हमने दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, अब तुम बताओ खुद, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होता है तो उसके कितने फैक्टर्स आते हैं? 1 दो। उसके 1 दो and it फैक्टर्स number आते हैं। itself कौन से? 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। and number itself. तो ये देख लो, ये प्राइम नंबर था, इसको पहले हमने दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब ये क्योंकि प्राइम नंबर है, इसकी वजह से इनमें से एक फैक्टर का 1 होना मस्ट है, एंड दूसरा फैक्टर फिर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इस वजह से हमने ऐसा किया है, ठीक है। Yes sir, thank you sir. 8 9 10। चलो ठीक है, DPP2 अब A2 में फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का C, सेकेंड का D, थर्ड सब्जेक्टिव है, फोर्थ का A, B, D, फिफ्थ का है ABCD, सेवेंथ सिक्स्थ का है D, सेवेंथ का है B, फिर इसके बाद 8 सब्जेक्टिव, 9 सब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव। ठीक है, इसके आंसर्स मेरे ख्याल से गिवन रहते हुए वहां पे, है ना, सब्जेक्टिव के। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड का भी है ना, थर्ड का सर सी। सेकंड सेकेंड में ये देखो, आर रिलेटिवली प्राइम, देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देख लो, अब इसको इसमें कन्वर्ट करने का, ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? 0.12 बार, ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? सर आ गया, समझ आ गया। ये रिकरिंग है। सर गया? मैंने 1 2 दोनों के ऊपर वो टैच। नहीं नहीं, वो 2 के ऊपर है सिर्फ। फिर उसके बाद थर्ड का सी है, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ देख लो अनुष्का। फिफ्थ में क्या बोला गया है? इफ रूट एक्स इज रैशनल, अगर ये रैशनल है तो वहां से क्लियर है कि एक्स तो रैशनल, एक मिनट, हाँ, ये अगर रैशनल है तो वहां से क्लियर है कि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, रैशनल का स्क्वायर करेंगे तो वो रैशनल ही आएगा ना, है कि नहीं? अगर रूट एक्स रैशनल है तो एक्स हमें कैसे मिलता है रूट एक्स से? जब हम रूट एक्स का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो रैशनल का हम स्क्वायर कर रहे हैं, हमें एक्स मिल रहा है, तो रैशनल का स्क्वायर भी रैशनल ही होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला ऑप्शन। नहीं, अगला वाला देख लो, इसमें से एक मैं बता देता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू रैशनल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू रैशनल है अगर, तो हमें ये शो करना है कि एक्स की पावर 7 रैशनल आता है, तो एक्स की पावर 7 को तुम ऐसे लिखो। अच्छा, ये भी है, एंड एक्स की पावर 7 भी रैशनल है, ये दोनों गिवन है, तो यहां से हमें दिखाना है कि एक्स रैशनल है, ठीक है। तो ये देख लो तुम, एक्स की पावर 7 को तुम ऐसे रिप्रेजेंट करो, एक्स की पावर 2,
x की पावर 2, x की पावर 2 और x। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें x स्क्वायर रैशनल गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे ये बिलोंग्स टू रैशनल है, तो ये देख लो, ये रैशनल इनटू रैशनल इनटू रैशनल, ये तीनों तो रैशनल है, तो x को भी क्या होना मस्ट है ताकि इन चारों का प्रोडक्ट रैशनल आ जाए, रैशनल होना मस्ट है, तभी तो वो प्रोडक्ट रैशनल आ पाएगा। तो यहां से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू रैशनल। क्लियर है? यस सर। और ऐसे फिर अगला कर सकते हो तुम, वो सी एंड डी में सेम है, वो x की सी में x की पावर 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x क्यूब इंटू एक्स, तो x क्यूब रैशनल, तो x का रैशनल होना भी मस्ट है, तभी जाके x की पावर 7 रैशनल आ पाएगा, तो वहां से भी हमें x रैशनल मिलता है। यस सर। फिर उसके बाद 6th 7th 6th, और 6th में क्या हो गया, इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे ना 6 को, तो x की दो वैल्यूज आती है, एक तो पाई एंड 22/7। तो तुम बताओ 22/7 कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल? रैशनल। रैशनल। एंड पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। तो हो गया ना, कौन सा ऑप्शन है देख लो, रैशनल रूट एंड इरेशनल रूट। और ध्यान रखना अभी तक 10 तक तुम्हें क्या दिया जाता था, पाई की जगह पे 22/7 लेना, तो 22/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई के इक्वल आती है, ठीक है, या तो ये बोल सकते हैं हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 के इक्वल आती है। इस वजह से ऐसा करते थे ताकि कैलकुलेशन में हमें फाइनल आंसर मिले। लेकिन देखा जाए तो एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। सर हाँ सर वो पाई की एक वैल्यू 222 भी आती है ना सर? अरे अभी मैंने क्या बोला, तुमने सुना ही नहीं, क्या बोला मैंने अभी? मैंने ये बोला अभी तक तुम जब 10 तक ये पढ़ते थे तो पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला जाता था ताकि फाइनल आंसर मिले। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब पाई की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते थे तो वो 22/7 के इक्वल आती थी, उसकी वजह से। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो पाई एक इरेशनल क्वांटिटी है एंड 22/7 एक इरेशनल क्वांटिटी, दोनों अलग अलग है, और कैलकुलेशन में हमें फाइनल आंसर मिले इस वजह से ऐसा करते थे वो वहां पे, यस ठीक सर। है। सर वैसे ने मैंने एक सर्च किया था, उसमें ऐसा भी था सर कि जो पाई है तो उसे 222 भी कंसिडर करते हैं। अरे तो अभी तो ये ध्यान रखो, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, पाई एक इरेशनल है, यस सर। ये एक रैशनल है, ठीक। हाँ, यस क्वेश्चन सर। में अगर बोला गया है कि फाइनल आंसर तक पहुंचना है उनको, मान लो बोला गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, और वहां पे भी ऐसा लिखा हुआ रहता था, ध्यान रखना, जिस अगर किसी ने देखा होगा तो हमेशा इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करके दिया होगा आगे ब्रैकेट में, पूरा क्वेश्चन होने के बाद। वहां पे ऐसा कभी नहीं तुम्हें मिला होगा कि पाई 22/7 लेना है। किसी ने गौर किया है क्या इसके ऊपर? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कभी इक्वल टू नहीं लिखा हुआ मिला होगा, ये ऐसे अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 8 9 8 में क्या किया बताओ? रैशनलाइज करके। रैशनलाइज कर दिया और वो Rationalize। अपने आप कैंसल आउट होता हुआ चला जाता है, आंसर मिल जाएगा। 9 10 10, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए और दो डीपीपीज, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ये आसान आसान डीपीपीज है, इसके वजह से
कम टाइम में बन जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डीपीपी नंबर A3 एंड डीपीपी नंबर A4 डिस्कस करूंगा। इसमें सेट्स के जो क्वेश्चंस है, अगर मान लो अभी नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पढ़ने ही वाले, जैसे ही हमारा FOM1 खत्म हो जाएगा ना उसमें पढ़ने वाले हम लास्ट में सेट्स। लेकिन अब ये बेसिक बेसिक चीजें थी, सेट बिल्डर रोस्टर सभी को आइडिया होगी इसकी, तो इसकी वजह से मैंने करने के लिए बोला था उनको डीपीपी नंबर 1 एंड 2। ठीक सर हाँ सर हमने FOM1 और क्वाड्रेटिक जो एक साथ चालू किया था सर, फिर सिर्फ FOM1 में सिर्फ हमारा मेथड ऑफ इंटरवल ही हुआ है ना सर? आइडेंटिटीज भी हुआ है हमारा, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये भी हुआ है हमारा। बहुत सारी चीजें हमने FOM1 की कवर कर ली। अभी क्या बाकी है, सेट्स एंड लॉग बाकी है बस FOM1 का। वो भी लगभग आधे से ज्यादा टॉपिक हो चुका है FOM1। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। लॉग FOM1 में आता है अनुष्का। और अगर हम क्वाड्रेटिक पहले पढ़ लेंगे तो लॉग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक की हेल्प से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो हमारे लिए सही रहेगा एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, डीपीपी नंबर तुम A5 भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें लॉग का तो अभी तक यूज नहीं है। ठीक है, तो इसमें A5 भी ऐड कर लेना, क्योंकि कल संडे भी है, कल छुट्टी भी है। तो ये 3 डीपीपीज है, ये तुम कर सकते हो। तो बहुत सारे इसकी हिंट तो ऊपर पैराग्राफ में गिवन है डीपीपी के स्टार्टिंग में। उसका कंसेप्ट या थ्योरी पार्ट वो एक बार देख लेना, फिर सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूंगा। वैसे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, डीपीपी नंबर A2 के आंसर्स ये रहे। फिर उसके बाद इसमें ये आइडेंटिटीज, डीपीपी नंबर A3 में आइडेंटिटीज है पूरा। लास्ट में एक दो क्वेश्चन बस सेट्स के हैं, लेकिन बाकी पूरा आइडेंटिटी है। A4 में वो है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। एंड फिर उसके बाद A5 में है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड कुछ मेथड ऑफ इंटरवल्स के भी क्वेश्चंस हैं। इस वजह से वो A5 भी तुम कर सकते हो। तो ये 3 डीपीपीज है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, A3, A4 एंड A5। तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, या ज्यादा लग रहा है 3 डीपीपीज? नो। ठीक है, आसान है, इसकी वजह से मैंने दिया। अगर मान लो कोई टफ सी डीपीपी आ जाती तो मैं एक ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी डीपीपी टफ आने वाली है आगे। उस टाइम पे तो एक एक ही, लेकिन ये तो आसान आसान है, इसकी वजह से ये तीनों कम टाइम में की जा सकती है। अभी बैठोगे तो 1-2 घंटे में तो कर ही लोगे तुम लोग। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में एब्सेंट क्यों थे ईशा तुम? और गलती से लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था, तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं डाल पाया सर उसकी। हाँ, नोट्स लिख लिए मैंने। लिख लिया है क्या? ठीक है। हाँ सर। उसमें ज्यादातर पार्ट डिस्कशन में चला गया था, लेकिन वो भी अच्छे क्वेश्चंस लिए थे 2-3 वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के। ठीक है, ठीक है। तो हमने वो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का, उसको कर लिया क्या तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देख लो उसका आंसर मैच हो रहा है क्या। क्वेश्चन था वो y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। इसका डोमेन क्या है? R((x)(1). r एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 पे 0 होता है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। एक तरफ लेके आ जाओ तो ये एक्स स्क्वेयर, मतलब इधर लेके आ रहे उसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें x बिलोंग्स टू r है एक्सेप्ट -1 एंड एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट देख लो 1 है, तो ये हमेशा क्या रहेगा x में, क्वाड्रेटिक, है ना। इसमें दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके पहले जो थे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में दो केसेस बनाने पड़ रहे थे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट y के टर्म्स में आ रहा था, तो हमें दो केसेस बनाने पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक है x में, और x रियल है तो इसकी वजह से इसके रूट्स भी रियल रहेंगे, तो इसका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ही है। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से देख लो 1 माइनस वाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर में बचा रहेगा 1 माइनस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 माइनस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ से माइनस एंड यहाँ से दोनों में से माइनस बाहर ले लो ताकि हमें y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस बाहर, इसमें से माइनस बाहर, तो वो आ जाएगा y -1 y प्लस 3, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यही आ जाएगी, ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स -3 1 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये रीजन आता है। तो y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -3 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? सर हाँ सर यहाँ हमने 2 केसेस क्यों नहीं लिए, वो फिर से बता। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम सुना करो, है ना, मैं जब बोल रहा हूँ ना तो ध्यान पूरा सुनने के ऊपर होना चाहिए। या आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही है क्या? सर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ बीच बीच में, थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इसलिए। बाकी लोगों को आ रही है क्या दिक्कत? नो सर। यहाँ पे देखो, इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें तुम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, क्या वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? यस सर। कर रहा है वहां पे। तो उस वजह से वहां पे हमें दो केसेस बनाने पड़े थे, जब वो कोएफिशिएंट 0 नहीं होता है एंड जब वो कोएफिशिएंट 0 होता है। जब नहीं 0 होता है तो वो क्वाड्रेटिक, 0 होता है तो नॉन क्वाड्रेटिक बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या ये कभी 0 हो सकता है क्या? 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, नो सर। ये हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा, है कि नहीं? ये हमेशा क्वाड्रेटिक रहेगा। तो उस वजह से यहाँ पे दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक ही वाली केस आगे चलेगी, नॉन क्वाड्रेटिक तो कभी बन ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। यही आंसर आया था क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड हो गया। अब लीनियर अपॉन लीनियर का भी आता है। अभी तो उसके क्वेश्चंस तुम्हें रेयरली मिलेंगे 11th में, लेकिन जब तुम 12th में जाओगे पहला ही टॉपिक है फंक्शन। यहाँ पे ये सारी चीजें फिर से आने वाली रेंज में, ये फिर से हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर से देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी इसको नहीं करना है, अभी इसको परफेक्ट कर लो क्योंकि वहां पे भी मैं इसी तरीके से बताने वाला हूँ। थोड़ा वो जल्दी होगा लेकिन वहां पे, क्योंकि हम उसको 11th में अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो उसमें और एक चीज आती है लीनियर अपॉन लीनियर।
रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर वो भी देख लेते हैं साथ ही में। रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर, ये बहुत आसान होता है, रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, इसकी हमें रेंज चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट माइनस वन, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ लेके आ जाएंगे एंड बाकी को एक तरफ रखेंगे, तो x वाला एक तरफ ले आ रहे हैं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन। यहाँ से x बाहर, y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस वन, तो x इज इक्वल टू आ जाता है y प्लस वन, या तो चलो अभी माइनस रख लेते हैं यहाँ पे, माइनस वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, ये आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ऊपर नीचे से माइनस बाहर ले लिया, तो y प्लस वन, वन माइनस वाई, और वो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा। मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी ये y x के टर्म्स में गिवन था और बाद में हमने क्या किया, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, बस इतना किया है। पहले y x के टर्म्स में गिवन था, अब y x को हमने y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। x कैसा होना चाहिए, रियल एक्सेप्ट माइनस वन, तो उसके लिए बताओ y कौन सी, अब इसको देखते हुए बताओ, चलो y कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, इसको देखते हुए, 1 वन, तो वन नहीं ले सकता है बस, तो y बिलोंग्स टू r आ जाएगा एक्सेप्ट वन, तो यही उसकी रेंज है। खत्म हो गई कहानी, इतना ही है बस। क्योंकि हमें एट द एंड क्या चाहिए था, x रियल चाहिए था। x रियल हमें कब मिलेगा, जब y वन नहीं होगा। जब y वन नहीं होगा तो हमें x रियल ही मिलने वाला है, और जब वन ले लिया तो ये रियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नीचे में जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर, फिर वो रियल नहीं हो पाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगी क्वांटिटी। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, y वन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज ले सकता है, उसके लिए x कैसा आएगा, रियल आएगा। तो y की वैल्यू मतलब ही क्या होती है, रेंज होती है, तो यही y की वैल्यू और यही रेंज, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, अगर कोई बोलेगा x तो माइनस वन नहीं हो सकता है, अगर किसी को लग रहा है x माइनस वन नहीं हो सकता है, और अगर यहाँ पे किसी y के वैल्यू के लिए वो माइनस वन आ गया, तो वो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। देख लो, x की जगह पे माइनस वन पुट करो, y प्लस वन अपॉन वन माइनस वाई, यहाँ पे ये माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन, तो y y गया, तो माइनस वन इज इक्वल टू वन, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमें y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है जिसके लिए x माइनस वन होगा। फाइनली अगर हमें ये मिल रहा है माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, y की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए x माइनस वन होगा। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, x अगर माइनस वन हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। कोई भी ऐसा y नहीं है जिसके लिए x माइनस वन आता है। नेक्स्ट हो गया ये, जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये कॉमन फैक्टर वाला है, ऊपर नीचे देख लो x माइनस वन कॉमन आता है, तो ध्यान रखना उसका थोड़ा। इसको भी लीनियर अपॉन लीनियर में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं।
सही है कौशल, और बाकी लोग भी देखो। ठीक है, इसमें बस तुम्हारी एक गलती हो रही सभी लोगों की। बस यश आर्या ने सही दिया आंसर, आशीष, समीक्षा, अनुष्का, उसमें एक तो स्लाइड गलती है। हाँ, अभिषेक का भी सही है। चलो देख लो यहाँ पे। अब इसमें कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चन में एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे ये इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, नीचे वाले के x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री। तो इसका जब हम डोमेन निकालेंगे तो x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1 एंड 3, है कि नहीं? क्योंकि ये 1 एंड 3 नहीं हो सकता है। x 1 एंड 3 अगर हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने डोमेन निकाल लिया। अब x नॉट इक्वल टू 1 है ना, x 1 नहीं हो सकता है, x R आएगा एक्सेप्ट 1 एंड 3, तो 1 नहीं हो सकता है, तो हमने इसको कैंसल आउट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ से हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, लीनियर अपॉन लीनियर आ गया। अब ये y x के टर्म्स में, अब बाद में हम x को y के टर्म्स में ले आएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ से देख लो y माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, तो x इज इक्वल टू आ जाता है थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ठीक, तो यहाँ से तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, R एक्सेप्ट वन। लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखनी, जैसे मैंने x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए यहाँ पे किया था ना, क्या कोई ऐसा y पॉसिबल है जिसके लिए x माइनस वन आता है? तो यहाँ पे ऐसा कोई y पॉसिबल नहीं था जिसके लिए x माइनस वन आता है। अगर पॉसिबल होता, कोई y अगर पॉसिबल होता जिसके लिए x माइनस वन होता, तो उस y को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ता, क्योंकि x माइनस वन नहीं हो सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी थी। अब पहले हम देखेंगे क्या किसी y के लिए x वन हो सकता है क्या, तो हम x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू वन लेके चलते हैं। तो वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू, तो यहाँ से y इज इक्वल टू वन बाई टू। हाँ सही है तनिषा। तो ये बताओ क्या y इज इक्वल टू वन बाई टू हम ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ले सकते, क्योंकि y इज इक्वल टू वन बाई टू ले लिया तो x कितना आ जाता है, वन। लेकिन x तो वन होना नहीं चाहिए, क्योंकि x तो वन इसके डोमेन में ही नहीं है, तो इसकी वजह से हमें इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। डोमेन जो ये आया था ना, ये जो रेंज आई थी, इसमें से y की ये वाली वैल्यू भी हमें हटानी पड़ेगी। अब 3 के लिए भी देख लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू थ्री, तो 3 इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, तो थ्री वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पे y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x थ्री आएगा। तो इसमें से अगर कुछ, इसमें से यहाँ से जो कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, बस हमें और क्या हटाना पड़ेगा, ये y इज इक्वल टू वन। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि जब हमने डोमेन निकाला उसमें x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट वन एंड थ्री। ठीक है, तो हमने देखा अब कोई ऐसा y है जिसके लिए x वन आता है, तो हाँ वो है y इज इक्वल टू वन बाई टू। तो x वन नहीं हो सकता है, उसकी वजह से y वन बाई टू नहीं हो सकता है। यहाँ पे अब हमने x इज इक्वल टू थ्री के लिए देखा, तो ऐसा कोई y है ही नहीं, तो और कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फाइनल जो आंसर आएगा y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट वन, वो तो गया ही था,
और एक जाएगा 1/2। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। सर हाँ सर जो हमने यहाँ चेक किया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, वो हर एक कंडीशन में हमें चेक करना ही होगा ना? हाँ करना पड़ेगा ताकि गलती ना हो, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो ये रेंज वाला पार्ट हो गया। अब हो गया ये सभी का? किसी का बाकी है क्या लिखना? यस सर। तो लिखो जल्दी। अब हो गया? यस सर। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हम वो देखेंगे, जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक था ना, इसको मैंने बताया था कि हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर a पॉजिटिव एंड d लेस देन 0 है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। इसका रीजन हम यहाँ पे देखने वाले हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहां पे a पॉजिटिव है एंड a b c रियल है। जहां पे a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c रियल है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे इसका ग्राफ अपवर्ड आता है या डाउनवर्ड आता है, ये पूरी कहानी डिपेंड करती है a के साइन के ऊपर। तो हम पहले a पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो a पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये बताओ x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितने ग्राफ्स बनेंगे? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ कितने ग्राफ्स बनेंगे? 3 ग्राफ। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मींस ये x एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, इस तरीके के। तो x एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक ग्राफ पॉसिबल है अगर a पॉजिटिव है तो।
बाकियों का साइन हमें अभी देखना नहीं है, हमें तो बस ए पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है ग्राफ की वो देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक टच करता हुआ भी आ सकता है, ठीक है, या तो नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, तो ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है ए पॉजिटिव के लिए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। यहाँ पे मान लो ये इसके दो रूट से अल्फा बीटा, यहाँ पे इसका एक ही रूट है अल्फा, ठीक है। और ये बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है? 0 0 एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर मतलब अबव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव 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 है ना। ऑन द एक्स एक्सिस 0, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ पॉसिबल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे इसका डी कैसा आएगा? अगर मान लो ये वाला ग्राफ बन रहा है तो इसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसका डी क्या आएगा? पॉजिटिव 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 आएगा, है कि नहीं? क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ग्राफ को देखते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि दो जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। फिर उसके बाद तुम लोग ये बताओ, अब अगर हम ग्राफ का ये वाला पोर्शन लेते हैं, ये वाला पोर्शन ग्राफ का, एंड ये वाला पोर्शन लेते हैं, तो इसमें y कैसा रहेगा? पॉजिटिव 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 रहेगा। तो ये देख लो y मीन्स यहाँ पे f ऑफ x, तो f ऑफ x पॉजिटिव है कौन से पोर्शन के लिए? ग्राफ के इस वाले पोर्शन के लिए। अब इस पोर्शन के लिए x बताओ तो क्या है? ये ग्राफ का पोर्शन हमें कौन से x के लिए मिलता है? तुरंत ही एक्स एक्सिस के ऊपर देख लो ना, फिर ये जो शेडेड रीजन है ग्राफ का, ये हमें कौन से एक्स के लिए मिलता है? तो तुरंत एक्स एक्सिस के ऊपर देखो और बताओ। ये इस पोर्शन के लिए मिलेगा एक्स एक्सिस के, है कि नहीं? मतलब कहां से आ रहा है? उधर से माइनस इंफिनिटी टू अल्फा। और ये वाला पोर्शन कौन से एक्स के लिए मिलता है बताओ? ये वाला पोर्शन बीटा टू प्लस इन्फिनिटी बीटा टू इंफिनिटी, ठीक है, बीटा टू इंफिनिटी उसके लिए मिलता है। तो इसका मतलब अगर हम x क्या ले रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू अल्फा एंड बीटा टू इंफिनिटी, तो हमें ग्राफ के ये वाले पोर्शन मिलेंगे, और इस वाले पोर्शन के लिए f ऑफ x कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मींस f ऑफ x पॉजिटिव कौन से x के लिए आएगा अगर इस ग्राफ की हम बात करेंगे? माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद f ऑफ x निगेटिव बताओ कौन से x के लिए आएगा? तो हमें ग्राफ का ये वाला पोर्शन देखना पड़ेगा, इसमें ही f ऑफ x निगेटिव रहता है। तो x क्या है इसके, इस ग्राफ के लिए? x कहां से कहां वैरी कर रहा है? अल्फा टू बीटा, है कि नहीं? जब हमने x को अल्फा टू बीटा लिया तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा ग्राफ का, और इस वाले पोर्शन के लिए f ऑफ x कैसा है? निगेटिव। तो f ऑफ x निगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, एंड f ऑफ x 0 किसके लिए आएगा? f ऑफ x 0 आएगा a एंड b के लिए, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू सॉरी अल्फा एंड बीटा के लिए। तो ये हो गया इस ग्राफ के लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये देख लो, हम साइन ही देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ये तीन नीचे वाले पॉइंट्स देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम साइन ही देख रहे हैं। अगर ये वाला ग्राफ बनता है, इसमें एक ऐसा पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव है, तो f ऑफ x कब पॉजिटिव आएगा? जब हम x ये लेंगे माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद f ऑफ x निगेटिव कौन से x के लिए आएगा? अल्फा टू बीटा के बीच में,
एंड एफ ऑफ एक्स 0 किसके लिए आएगा? अल्फा एंड बीटा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ए पॉजिटिव है एंड डी पॉजिटिव है, चलो ये बाद में देखेंगे हम साइन में, अभी तो इतना काफी है। इसके लिए अब साइन बताओ तुम, अगले वाले के लिए, अगले वाले के लिए साइन बताओ। पहले तो डी क्या आता है, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स के साइन, जल्दी करो तो। और तुम लोगों का पेपर अपलोड हो गया क्या? और तुम्हारे क्या कहते हैं रिस्पॉन्स, जो तुमने टिक किए थे आंसर्स साइट पे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार मुझे वो पेपर भेज देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और पेपर को एनालिसिस करने की एक आदत रखना, ठीक है? पेपर एनालिसिस, अभी ये क्या, ये तुरंत पेपर अपलोड नहीं होता है, तो 1-2 दिन बाद हो जाता है मेरे ख्याल से, तो उस वक्त उसका पूरा एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन। चलो अभी ये पेपर में तो पूरा सिलेबस नहीं हुआ था, इसके वजह से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आगे के जो होंगे उसमें पूरे पेपर का एनालिसिस करना है हमें। कौन सा क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्या गलती हुई वहां पे, ठीक है? कितने क्वेश्चंस हमारे छूट गए, डिफिकल्टी लेवल वगैरह, ये सारी चीजें एनालिसिस करनी है। सर पेपर किधर अपलोड होता है? साइट पे होता है ना, रेजो, कौन से ऑनलाइन रेजो पे, मतलब तुम्हारा जो तुम डालोगे ना, वो क्या कहते हैं, रोल नंबर एंड वो, तो वहां पे पेपर आ जाएगा मेरे ख्याल से अब। मतलब उसमें से ये भी सीखना, सिली मिस्टेक क्यों हुई, क्या रीजन था, अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक? मतलब अगर तुम एनालिसिस करते हो तो तुम्हारे दिमाग में रहता हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा हो, मतलब इस तरीके की चीजें मेरे साथ हुई थी लास्ट इसमें, इस बार मैं उसको नहीं होने दूंगा। उसके अकॉर्डिंगली तुम पेपर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स कम होगी। पूरी तरीके से बंद हो जाए ये भी इतने जल्दी नहीं बोल सकते हैं, वो जब तक धीरे धीरे जितनी तुम एग्जाम प्रैक्टिस करोगे उससे ही वो आती है चीजें, लेकिन एग्जाम प्रैक्टिस के साथ साथ उसका एनालिसिस वो तुम्हें हेल्प करेगा ये सिली मिस्टेक्स को करने में, कम करने में। और जब भी एग्जाम दोगे तो पूरा एग्जाम जैसा माहौल बना के ही एग्जाम देनी है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स तो कम होगी। ठीक है कौशल, तुमने कहा था ना इस बार ज्यादा हुई थी गलतियां। यस सर। तो ध्यान रखना ये। सर हाँ सर वो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। क्या क्या? सर वो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर, फिर से। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स मीन्स एक तरीके से वाई है वो, ठीक है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखो या वाई इज इक्वल टू ये लिखो, ठीक है? तो ये बताओ इस वाले पोर्शन के लिए, ग्राफ के इस वाले पोर्शन के लिए एफ ऑफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है क्या? यस सर। और ग्राफ का ये पोर्शन हमें कब मिलता है, जब हम ये वाला एक्स लेते हैं, जब हम इधर वाला एक्स लेंगे माइनस इंफिनिटी टू अल्फा,
तो हमें ग्राफ का ये पोर्शन मिलेगा और ग्राफ का ये पोर्शन मिल रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। और वो एक्स कौन सा है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। और भी एक पार्ट है ग्राफ का जिसके लिए वो पॉजिटिव आता है, ये वाला। इस वाले पार्ट में भी एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आता है। अब इसके लिए एक्स क्या है? ये है बीटा टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जब हम एक्स को बीटा टू इन्फिनिटी लेते हैं तो हमें ये वाला पोर्शन मिलेगा ग्राफ का और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आएगा, बीटा टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगला सभी लोग दे रहे हैं वहां पे आंसर चैट में। ठीक है, अगले में डी कैसा है? डी इक्वल टू 0, क्योंकि टच अगर करता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, ये ध्यान रखना इसके करस्पॉन्डिंग। तो डी 0 आएगा। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, हाँ वो सही है, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट अल्फा। और यहाँ पे यही वर्टेक्स है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? माइनस बी बाई 2 है, कॉमा माइनस डी बाई 4 है। लेकिन अभी ये वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है ना वर्टेक्स, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा ना, वाई एक्सिस के ऑन द वाई एक्सिस है, सॉरी ऑन द एक्स एक्सिस है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो माइनस डी बाई 4 है, यहाँ पे 0 आने वाला है। और ये जो अल्फा होगा देख लेना किसके इक्वल है? माइनस बी बाई 2a के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यही वर्टेक्स है और यही रूट है, और रूट मतलब होती है एक्स की वैल्यूज। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही अल्फा है, तो अल्फा माइनस बी बाई 2 है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? आर, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स, मतलब इस रीजन में एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, ये वाला रीजन, इसके अगले वाला रीजन। बस इस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है, इसके अलावा वो हमेशा पॉजिटिव है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट अल्फा, और यहाँ पे अल्फा कितना है? माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स निगेटिव होगा क्या कहीं पे? नो सर। तो इसमें x बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अल्फा के लिए। क्लियर है ये? यस सर। फिर उसके बाद तुम इसमें बताओ एफ ऑफ एक्स कैसा है? पहले तो डी कैसा है? डी निगेटिव। फिर अब एफ ऑफ एक्स बताओ कौन से एक्स के लिए पॉजिटिव आएगा? कौन से एक्स के लिए पॉजिटिव? तो सारे एक्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है जो भी नंबर लाइन के ऊपर आते हैं। मतलब इस ये वाला जब हम ग्राफ लेंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, अबव एक्स एक्सिस है। तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मींस एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान रखना, देखो अब यहाँ पे ए जब पॉजिटिव है एंड डी जब निगेटिव है तो ये वाला ग्राफ आता है, और उसमें वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्लियर है वो क्यों पॉजिटिव रहता है? ग्राफ को देखते ही हमें सारी चीजें मिल रही है, ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव। तो ये वाला ग्राफ, इसमें एफ ऑफ एक्स सारे एक्स के लिए पॉजिटिव रहता है, मींस वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव हो रहा है तो ये हो गया एक सीधे तरीके से अप्रोच करना, जो हमने अभी तक देखा है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उसमें ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव आ रहा था। लेकिन अब उल्टे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें ये गिवन रहता है एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, और वो जो एफ ऑफ एक्स में जो क्वाड्रेटिक बन रहा होगा उसमें एक पैरामीटर रहता है लैम्डा, देन फाइंड लैम्डा। तो उसके लिए क्या करना है हमें? अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए,
एंड डी निगेटिव होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए वो एक हिंट देना जरूरी था, मैंने दे दी कि उल्टे तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें हमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन रहता है, उस क्वेश्चन में एक पैरामीटर रहता है और उसकी वैल्यू पूछी जाती है। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कौन से सारे एक्स के लिए अगर हो रहा है तो उसका ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव होगा। अब इसमें कांस्टेंट टर्म बताओ तो कैसी रहती है हमेशा कांस्टेंट टर्म? हमेशा पॉजिटिव Positive. रहेगी कांस्टेंट पॉजिटिव। टर्म, क्योंकि देख लो y एक्सिस के ऊपर ऑन y एक्सिस पॉइंट कौन सा आएगा 0, इसको देखते हुए 0, आएगा। और वो ये जो ग्राफ है y एक्सिस को हमेशा अबव द ओरिजिन कट करेगा, तो इसका मतलब c तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c है, ध्यान रखना यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बोल रहा हूं मैं। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे -c भी गिवन रह सकता है, तो c की जगह पे -c लेना है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जब पॉजिटिव होता है तो साइंस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे 0। फिर ऐसे ही a लेस देन 0 के लिए बताओ, a लेस देन 0 तो उसमें भी तीन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तीन ग्राफ्स आएंगे, ये वाला एंड ये वाला। तो इसमें अब जल्दी से बताओ तुम साइन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब 0 रहेगा। ये अल्फा बीटा, ये अल्फा। ठीक है, जल्दी से करो।
ठीक है, लगभग सभी लोगों का आ गया है। ठीक है ना? तो इसमें डी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स कब पॉजिटिव रहेगा बताओ? जब x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अल्फा टू बीटा। एफ ऑफ एक्स नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट अल्फा बीटा, मतलब दो ही पॉइंट पे अल्फा बीटा पे। ठीक, यहाँ पे d इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव और ये अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यही वर्टेक्स है। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव किसके लिए? x बिलोंग्स टू 5। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स निगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट अल्फा, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे d निगेटिव, एफ ऑफ एक्स कैसा आएगा? निगेटिव नेगेटिव। फॉर x बिलोंग्स टू r, एंड c कैसा रहेगा? कांस्टेंट टर्म कैसी रहेगी? नेगेटिव। तो ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन ग्राफ्स को देखते हुए, अगर एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और होमवर्क में और एक चीज लिख लेना, तो मॉड्यूल्स है मैच द कॉलम एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, 3 पार्ट है वैसे, 2 नहीं 3 है। पार्ट 3 में मैच द कॉलम है, वो पूरा करके आना। ठीक है, 1 2 3 मैच द कॉलम पूरा करना, एक्सरसाइज 1। क्लियर है? तो होमवर्क मैंने डीपीपी में से भी दिया है और मॉड्यूल में से मैच द कॉलम्स, तो ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे एंड हमारा लोकेशन ऑफ रूट शुरू हो जाएगा। क्लियर है? आज के इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो अनुष्का। सर अगर वो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में अगर e पावर x माइनस 1 ऐसा होगा तो फिर हम उसकी वैल्यू क्या लेंगे? वो हम देखते हैं इनइक्वालिटी में ही, अभी हमने एक्सपोनेंशियल और लॉग नहीं देखा है ना, तो जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद मैं बता दूंगा उसको, लास्ट में लेने वाला उसको। ठीक है? ओके सर। हाँ बोलो आयुष। यस सर। सर मैं जब आप ये पढ़ा रहे थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो प्लीज। तो ये a लेस देन के लिए है, तुम खुद भी सोचो इसको। a लेस देन के लिए ये 3 ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मेरे ख्याल से अगर ये समझ में आया होगा a पॉजिटिव वाला, तो ये भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो एक बार इसको तुम भी सोच लो घर पे, नहीं आता समझ में तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो। यूनियन माइनस बीटा आएगा ना हाँ सर? वो यूनियन बीटा टू माइनस इन्फिनिटी आएगा ना सर? फिर वैसे ही इसमें भी। हाँ वैसे ही तुम एक बार सोचो, ये पूरा एक बार देखो, नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं, और सभी लोग कंप्लीट करना। ठीक है, होमवर्क मस्ट है करना, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम क्लास में नहीं ले पाते हैं, मैथ्स में खास करके ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन नहीं ले हो पाते यहाँ पे क्लास में, तो उसको हम डिस्कशन में ही वहां पे उसका कंसेप्ट बताते हैं, वहीं पे उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट्स मतलब क्लास जो हमारा चल रहा है अभी, डिस्कशन वाला भी पार्ट, दोनों तरीके से हम सीखते हैं मैथ्स में।
तो उधर से अगर अच्छे से सीखना है डिस्कशन वाले में तो तुम्हें होमवर्क करना जरूरी है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। सर हाँ, सर आज का होमवर्क क्या है वो प्लीज फिर से बता दीजिए ना। DPP A3 A4 A5 एंड मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में मैच द कॉलम, सारे मैच द कॉलम, 3 मैच द कॉलम है वो। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, तो ये था।